प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक पंजाब में जो सिख मिसलें थीं उस पर केंद्रित है। और यह जो टॉपिक है, चूँकि एक व्याख्यान में समाहित नहीं हो पाएगा, इसलिए इसके लगभग 3 व्याख्यान रहेंगे। यह उसका पहला भाग है, सिख मिसलें। इनकी हम उत्पत्ति की बात करें पहले, कि ये मिसल जो है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे थी। तो आप जानते हैं कि बंदा बहादुर जो गुरु गोविंद सिंह का अनुयायी और गुरु गोविंद सिंह के बाद जिन्होंने सिख लीडरशिप को अपनाया, बंदा बहादुर की शहीदी के पश्चात सिखों का कोई एक लीडर, एक नेता नहीं रह गया था। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए सिखों के छोटे छोटे गुट बन गए थे, यानी कि ग्रुप्स बन गए थे, जो गुप्त रूप से रहकर अपना जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गए थे। सन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगलों की शक्ति कम हो जाने के कारण सिखों के छोटे छोटे दल शक्तिशाली होने लगे और वे शक्तिशाली बन गए और उनकी गतिविधियां अधिक तेज हो गई। इस समय जो व्यक्ति इन गुटों में सबसे ज़्यादा योग्य अथवा शक्तिशाली थे, वे इनके लीडर बन गए, नेता बन गए। इस ढंग से पंजाब में सिख मिसलों की नींव पड़ी। अब हम देखें कि इस मिसल शब्द का अर्थ क्या है। मिसल शब्द का अर्थ एक जैसा अथवा बराबर है। हो सकता है कि यह शब्द इसलिए प्रयोग में आया हो कि इस जत्थेबंदी का मतलब जो ये गुट बन गए थे, जत्था बन गया था, ग्रुप है। जत्थेबंदी के सब सदस्य सिख होने के नाते अपने आप को हर तरह से, अर्थात सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के बराबर समझते थे। गुरु गोविंद सिंह के खालसा को जन्म देने पर उनका उद्देश्य एक ऐसा संगठन बनाना ही था जिसके सभी सदस्य बिना किसी ऊंच नीच या भेदभाव के अपने आप को बराबर समझे और हर मामले में जिनके अधिकार एक जैसे हों। चाहे शुद्ध शाब्दिक रूप से यह परिभाषा ठीक नज़र आती हो, परंतु मिसल शब्द का वास्तविक उपयोग इस तरह से होता था कि जिस समय सिखों के जत्थे पंजाब में अफ़गानों की सत्ता को, मुग़लों की सत्ता को कमज़ोर होने पर जुदा जुदा इलाक़ों को अपने अधीन करते थे, वे अकाल तख्त में अपने अपने नाम का खाता खोल देते थे। अकाल तख्त, मैं आपको बता दूं, अकाल तख्त इनका जो पंजाब के अमृतसर में जो गुरुद्वारा है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ एक की जो सीट गद्दी है, वहाँ का ये जो अपने गुरु का स्थान जो इनका है, वो ये अकाल तख्त उसको ये कहते हैं। और वहाँ अपने अपने नाम का खाता खोल देने का मतलब वहाँ जाके अपने नाम का रजिस्ट्रेशन कि मैं अमुक, मेरा नाम यह है और मैं इस स्थान पर अपना जो है, अपनी जो जत्थेदारी है, मैं यहाँ का जत्थेदार हूँ। जत्थेदार यानी उस गुट का नेता। जब कभी सब सरदारों की गुरुमत्ता के लिए सभा होती, गुरुमत्ता
जो शब्द है यह भी आपके लिए नया है। गुरुमता शब्द का अर्थ है गुरु के नाम पर शपथ। आप जानते हैं कि सिखिज़्म में, सिखों में जो इनका जो भगवान है ये गुरु को मानते हैं। गुरु परंपरा एक गुरु नानक से प्रारंभ होती है और फिर वो गुरु गोविंद सिंह पर आकर के समाप्त होती है। तो वहाँ वो गुरुमता है, गुरु के नाम की शपथ। तो जब कभी सब सरदारों की गुरुमता करने के लिए एक सभा होती थी तो वे अपना अपना हिसाब भी लिखवा देते थे और एक दूसरे को समझा देते थे कि फलां या अमुक जो इलाका है वो इस मिसल के अधीन हो गया है। यह व्यवस्था शायद इसलिए भी की गई थी कि सिख जत्थों में एक दूसरे के विरुद्ध कोई शक पैदा ना हो और जो इलाके पहले से ही सिखों के अधिकार में आ चुके थे उनके अलावा दूसरे इलाकों को अपने अधीन लाने की तरफ अधिक ध्यान दिया जाए। ऐसा हिसाब रखना इस तरह से उचित था ताकि अलग अलग सरदारों के नाम अलग अलग मिसल अथवा फाइल खोल दी जाए जिसमें उनके अधीन इलाके दर्ज कर दिए जाएं। इस तरह की जमाबंदी के आधार पर, जत्थेबंदी के आधार पर ही मिसलों को अलग अलग नाम दिए गए। और यह स्पष्टीकरण ज़्यादा वास्तविक मालूम होता है क्योंकि आज भी जो दफ्तरों में रिकॉर्ड रखने की जो प्रथा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो मिसल के रूप में ही चली आ रही है। तो ये मिसल जो है इस अर्थ में आपको समझ लेना चाहिए। अब इसके बाद में है संगठन। जैसा कि साधारणतया होता है कि अधिक गुणवान और योग्य व्यक्ति ही नेता के पद को संभालता है, सिख जत्थों में भी जो उनमें सब में योग्य सिद्ध हुए वे नेता बन गए और जो भिन्न भिन्न जत्थों के रूप में अपना कार्य करने लग गए। इन जत्थों को, मैं जत्थों का अर्थ पुनः स्पष्ट कर देता हूँ, ग्रुप्स यानी समूह, है ना। वैसे तो इसमें जत्था जो है अपने आप को स्पष्ट करता है कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो इन जत्थों को अपनी सुरक्षा का प्रबंध करना बहुत जरूरी था और इसका उद्देश्य था कि अपनी धार्मिक स्वतंत्रता कायम रखना। इसलिए यह फौजी जत्थे जो कि धर्म के आधार पर कायम किए गए थे, एक ही समय में पूरी तरह प्रारंभ नहीं हुए थे। जैसे जैसे समय बीता और जैसा जैसा अवसर आया उनकी संख्या में वैसी वैसी ही वृद्धि होती रही। इस संगठन का सदस्य बनने के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं थी। हर एक सिख जिसके पास में एक घोड़ा या दूसरे शस्त्र होते थे वह अपने किसी भी जत्थे में शामिल होकर उसका सदस्य बन जाता था। इसके लिए सरदार को सदस्यों को कोई वेतन आदि भी नहीं देना पड़ता था। सदस्य केवल लूटी हुई संपत्ति का भाग लेने के अधिकारी थे जो कि सब मिलकर प्राप्त करते थे। संगठन के अधीन प्रारंभ में ही उनके जत्थे बन गए थे। बड़ी बड़ी मिसलों के संगठन से पहले 65 ऐसे अलग अलग जत्थे पंजाब में अपने अपने नेताओं के अधीन काम कर रहे थे जिनके नाम हमें इतिहास में प्राप्त है। परंतु इतनी बड़ी संख्या में जत्थों का होना सिखों के लिए लाभदायक नहीं था। इनके सरदार नेताओं ने इनको कम करके अब्दाली के आक्रमणों के समय इनकी संख्या केवल 11 निश्चित कर दी, जिसमें 11 मिसलें अधिकतर सतलुज के पश्चिम में थी और एक मिसल मालवा के इलाके में थी। इसलिए मैंने टाइटल में 11+1 लिखा। विद्यार्थियों, मिसलों के संगठन में कई बार ऐसा होता था कि एक योग्य व्यक्ति जो कि
पहले दूसरे बड़े सरदारों के अधीन काम करता था, अपनी योग्यता और सफलता के आधार पर अपनी अलग मिसल भी बना लेता था और उसके नाम से मिसल प्रसिद्ध हो जाती थी। उदाहरणतः जस्सा सिंह अहलूवालिया और चड़त सिंह सुकरचकिया, जस्सा सिंह अहलूवालिया और चड़त सिंह सुकरचकिया पहले नवाब कपूर सिंह के अधीन उसकी मिसल के सदस्य थे, परंतु बाद में उन्होंने अपनी योग्यता से अलग अलग मिसलें कायम कर ली। ये है इनका संगठन। अब बात करते हैं इनका स्वरूप क्या था। मिसलों के स्वरूप का इतिहासकारों ने अलग अलग वर्णन किया है। अंग्रेज इतिहासकार कनिंघम के कथनानुसार मिसलें धर्म और भूमि के आधार पर बनाए गए संघ थे। यह तो ठीक ही है कि मिसलों की जत्थेबंदी सिख धर्म में विश्वास रखने वालों की थी, परंतु यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि वे धार्मिक संगठन थे। कारण यह है कि मिसलें एक धर्म के मानने वालों का संगठन तो जरूर थी, परंतु उनका काम धर्म के आधार पर न तो होता था और न ही उसमें धार्मिक नेताओं को उच्च स्थान दिया जाता था। उनको भूमि के आधार पर बनाए गए फ्यूडल किस्म के संघ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मिसल के सदस्य किसी किस्म की फ्यूडल सेवा के लिए बाध्य नहीं थे। वे तो केवल अपना हिस्सा लेने का अधिकार रखते थे और अपने नेता के अधीन या साथ केवल युद्ध के समय होते थे। वास्तव में मिसलों के सदस्य अपनी इच्छा से एक नेता को छोड़कर दूसरे नेता के अधीन नहीं हो सकते थे। यदि हम राजस्थान की दृष्टि से देखें फ्यूडल जो सामंतवाद था, तो सामंतवाद में ये जो स्वतंत्रता यहाँ पर कनिंघम ने जो लिखी है मिसल के संबंध में, वो प्रतीत नहीं होती है। इसीलिए इंद्रभूषण बनर्जी का विचार है कि सिख मिसलों का स्वरूप गणतांत्रिक संघ था, जिसके सदस्य एक ही धर्म को मानने वाले थे और इस कारण ये संगठन बहुत पक्के थे। इतिहासकार इबटसन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कास्ट्स एंड ट्राइब्स इन द पंजाब में इस विचार का समर्थन करते हैं। उनके विचारानुसार सिख मिसलें धर्म के आधार पर बने हुए गणतंत्र और तानाशाही सिद्धांतों का अद्भुत मिश्रण थे। इस तरह सिख लोग धर्म के नाम पर इकट्ठा होकर बराबरी का दर्जा रखते हुए मिसलों में शामिल होते थे, परंतु नेता या सरदार को पूर्ण अधिकार प्राप्त थे और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। तो नेता और सरदार को यहाँ इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद में है कि इन मिसलों की विशेषताएं क्या थी। सिख मिसलों के नाम उनकी किसी खास विशेषता या नेता के नाम पर पड़ जाते थे। जैसे कि भंगी मिसल का नाम उनके सदस्यों के भंग का सेवन करने के कारण, यानी कि भांग, पंजाबी में इसको बोला गया भंग का सेवन करने के कारण पड़ गया था। निशान वाला मिसल का नाम सिखों का झंडा उनके नेता के स्पुर्द रहने के कारण पड़ गया था। उनका जो झंडा है उसको निशान साहब कहा जाता है, तो वो नेता के पास रहता था, तो वो निशान वाला मिसल हो गया। इसी तरह शहीद मिसल बाबा दीप सिंह के शहीद होने के कारण मशहूर हुई, जो शहीद में मिसल है। रामगढ़िया मिसल का नाम इसके सदस्यों द्वारा राम रोणी के किले की सुरक्षा करने के कारण दिया गया। ये राम तो उसका नाम हो गया, राम रोणी, गढ़िया यानी कि गढ़ यानी कि किले की उन्होंने सुरक्षा की, तो रामगढ़िया मिसल उनका नाम हो गया। नकई मिसल का नाम उस इलाके के कारण पड़ गया
जिसके रहने वाले इसके सदस्य थे क्षेत्र विशेष के कारण। इसी तरह कन्हैया मिसल का नाम भी इलाके के नाम पर पड़ गया था। शुक्रचकिया मिसल, दल्लेवालिया मिसल अथवा फैजलपुरिया मिसल, पंजगड़िया मिसलों का नाम भी अपने अपने इलाकों के कारण पड़ा। फुल्किया मिसल, इस मिसल के पूर्वज फूल सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुई। मिसलों के बन जाने पर एक तरह से पंजाब में अलग अलग स्वतंत्र गणतंत्र राज्य बन गए। उनके अंदर स्वार्थ की भावना उसी रूप में बढ़ती गई जिस रूप में उनके विरुद्ध बाहरी खतरा कम होता गया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का अंत हो जाने पर मिसलों का आपसी सहयोग बिल्कुल समाप्त हो गया और उन सारी संस्थाओं को जो उनके साझे शत्रु के विरुद्ध मुकाबला करने के लिए आवश्यक थी, सबको बुला दिया गया। मिसलों पर किसी किस्म का अंकुश न रहने के कारण उनको अपनी शक्ति और राजनीतिक सत्ता बढ़ाने की खुली छूट मिल गई। अगला बिंदु है दल खालसा। दल खालसा सिखों के सामूहिक संगठन का नाम था, जिसके अधीन सब मिसलें मिलकर अपनी शक्ति को साझे शत्रु के विरुद्ध इकट्ठा करती थी। उस समय उनका एक नेता माना जाता था। दल खालसा का संगठन उस समय आरंभ हुआ जबकि सिखों को अपने धर्म की रक्षा के लिए मुसलमानों के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अनुभव किया कि छोटे छोटे जत्थों के रूप में वे सफलतापूर्वक अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकेंगे। इसलिए चारों तरफ से दुश्मनों से घिर जाने के कारण उनके दूरदर्शी नेताओं ने ऐसे सुझाव दिए कि वे संकट के समय अपनी सारी शक्ति संग्रहित करें, इकट्ठी करें और एक नेता के अधीन, एक नीति के अनुसार, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छे ढंग से कार्य करें। एक नीति के अधीन यह भी सुझाव दिया गया कि सिखों के 65 जत्थे होने के बजाय उनके केवल 12 संगठन ही बना दिए जाएं, ताकि वे अच्छे तरह से सहयोग कर सकें। सौभाग्य से उस समय सिखों को नायब कपूर सिंह और जस्सा सिंह अहलूवालिया जैसे बड़े योग्य और नीतिवान लीडर प्राप्त थे। सब सिख उनका सम्मान करते थे और उनके उच्च विचार की सराहना भी करते थे। सन 1748 में अमृतसर में बैसाखी के उत्सव पर नवाब कपूर सिंह ने सिखों की जर्नल मीटिंग में सबको खालसा कहा। जर्नल मीटिंग में, जिसको खालसा कहा जाता है, सबको पंथ की एकता के लिए ऐसा संगठन बनाने की प्रेरणा दी। उसने यह स्पष्ट किया कि छोटे छोटे दलों में रहते हुए भी वे संकट के समय अपनी सारी शक्ति को दुश्मन के विरुद्ध लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने सिख जत्थों को, जो कि 65 सरदारों के अधीन छोटे छोटे दलों में बटे हुए थे, को मिलाकर 11 बड़े जत्थों अथवा मिसलों को रूप दिया। पहले मैंने 12 बोला है, अब 11 बोला है। इसका स्पष्टीकरण और आगे हो जाएगा कि एक जत्था, ये 11 जत्थे एक साथ है और एक जत्था जो है कई बार इन 12 जत्थों में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता है। तो आगे जब हम 12 ये मिसलें अलग अलग करेंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा। तो और आगे की पंक्ति जो मैं बोलूँगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। 11 बड़े जत्थों अथवा मिसलों का रूप दिया गया। इस प्रकार सिखों की सामूहिक शक्ति को एकत्रित कर जो दल बना उसका नाम दल खालसा रखा गया। 11 जत्थे अथवा 11 मिसलों को, जो कि भिन्न भिन्न सरदारों के अधीन थी, दल खालसा के एक सरदार के अधीन काम करना पड़ता था। 12वीं मिसल, विद्यार्थियों मैंने पहले कहा था कि ये 11 + 1 यानी कि 12वीं मिसल, ये अलग से क्यों है?
देखिए, 12वीं मिसल फुल्किया थी, जो कि दल खालसा में शामिल नहीं थी। दल खालसा के नेता के रूप में जस्सा सिंह आहलूवालिया, जो कि आहलूवालिया जत्थे के लीडर थे, को नियुक्त किया गया। यह बड़े योग्य नेता और नवाब कपूर सिंह के अधीन रह चुके थे। दल खालसा के बाद में है, अब दल खालसा के अधीन जो 11+1 12 मिसलें बनी, वो क्या है? देखिए, 12 जो मिसलें बनी, उनमें पहली मिसल का नाम है वालिया मिसल। आहलूवालिया भी लिखा मिलेगा, आहलूवालिया भी, लेकिन जो ज़्यादा जो सही है वो है आहलूवालिया मिसल। दल खालसा में सम्मिलित जत्थों में आहलूवालिया मिसल का नाम सबसे ऊपर आता है। इस मिसल का नेता सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया था। साथ ही वह दल खालसा का भी सर्वोच्च सेनापति नियुक्त हुआ। दूसरी मिसल है फैजलपुरिया मिसल। यह सुप्रसिद्ध सरदार नवाब कपूर सिंह के अधीन थी। तीसरी मिसल है शुक्रचकिया मिसल। इस मिसल का नाम शुक्रचक गुजरावाला के एक निकट स्थान था के कारण पड़ा। यह मिसल सरदार नौध सिंह के अधीन थी। चौथी मिसल निशान वाला मिसल। यह सरदार दसौंधा सिंह के अधीन थी। उसको युद्ध के समय सिखों का निशान या झंडा, मैंने पहले कहा था कि निशान साहब उनके ध्वज को कहा जाता है, या झंडा उठाने का काम दिया हुआ था। इसी कारण यह मिसल निशान वाला मिसल कहलाने लगी। पांचवा भंगी मिसल, मैंने पहले बताया था, चूँकि इस मिसल के सदस्य भांग खाते थे, पंजाबी में भंग, इसलिए इसका नाम भंगी मिसल पड़ा। इस मिसल का सरदार हरि सिंह भंगी था। भंग का सेवन करने के कारण इस मिसल के सदस्यों को भंगी का नाम दिया गया। छठी है कन्हैया मिसल। यह मिसल जयसिंह के अधीन थी। इसका नाम लाहौर के निकट कान्हा गांव के कारण पड़ा, इसीलिए इसको कन्हैया मिसल कहा गया। सातवीं मिसल नकई। इस मिसल का जो सरदार है हीरा सिंह के अधीन थी, जो कि चुनिया तहसील के इसी नाम वाले गांव के रहने वाले थे। नकई मिसल के बाद दल्लेवालिया मिसल। यह मिसल गुलाब सिंह दल्लेवाला के अधीन थी, जो कि डेरा बाबा नानक के पास इसी नाम वाले गांव के रहने वाले थे। नवीं मिसल शहीदी। इस मिसल का नेता प्रसिद्ध शहीद बाबा दीप सिंह था। इस कारण ही इस मिसल का नाम शहीदी मिसल हुआ। उसके बाद 10वीं जो मिसल है करोड़ सिंघिया मिसल। यह मिसल सरदार करोड़ सिंह पंजगढ़ वाले के अधीन थी और इसका नाम भी उन्हीं के ऊपर करोड़ सिंघिया मिसल हो गया। 11वीं मिसल रामगढ़िया। यह मिसल जस्सा सिंह रामगढ़िया के अधीन थी, जो इस मिसल के सदस्यों को रामगढ़ या कहें कि रामरोणी, अमृतसर के संरक्षण में बनाया हुआ एक मिट्टी का किला था, तो उस किले की सुरक्षा की इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके कारण इन्हें रामगढ़िया कहा जाने लगा। अब है जो 11 के बाद अतिरिक्त 12वीं मिसल है, उसका नाम है फुल्किया मिसल, जो कि फूल वंश के साथ संबंध रखती थी। यह मिसल सतलज नदी के पार मालवा इलाके में थी। वो 11 जो मिसलें थीं वो सतलुज नदी के पश्चिम में थी, यह मालवा के इलाके में थी। और उधर वो जो सतलुज वाली जो 11 मिसलें और ये मिसल जो है ये एक उनसे अलग। ये दल खालसा के अधीन नहीं थी, ठीक है। वो 11 मिसल दल खालसा के अधीन थी, ये दल खालसा के अधीन नहीं थी, ये सतलज नदी के पश्चिम में भी नहीं थी, ये मालवा में थी। और न ही इसका नेता दल खालसा के साथ मिलकर कोई विशेष कार्य करता था।
धन्यवाद। शेष अगले व्याख्यान में।